हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज के क्लास में हम आपको जो क्लास 10th का मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे उसकी कंटिन्यू वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने आपको सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यू थे सारी वीडियो करवा दी है, जिसमें 20 के 20 एमसीक्यू आपके कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उस वाली वीडियो को ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21 से है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और कुछ इसके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं वो भी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS इज अ ट्रेपेजियम। PQRS एक ट्रेपेजियम है। PQRS एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम की आमने सामने की जो साइड्स होती हैं ये वाली PQ और SR ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं और दो साइड आपस में नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम है जिसमें PQ और SR को आपको पैरेलल दे रखा है। इफ़ M and M are 2 points on the non-parallel side, ये जो नॉन पैरेलल साइड हैं PS और QR, इसमें M और N 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। सच दैट MN इज पैरेलल टू PQ, अब MN भी जो है वो PQ के पैरेलल है। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या था कि PQ जो है SR के पैरेलल है और दूसरी वाले में बोल रखा है कि MN जो है PQ के पैरेलल है। तो देखो दोनों टर्म्स आपस में PQ के पैरेलल हैं। ठीक है, जब MN जो है PQ के पैरेलल है और SR भी PQ के पैरेलल है, तो इसका मतलब SR और MN भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो SR पैरेलल टू MN हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आप गिवन में ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि देन शो दैट PM अपॉन में MS, तो PM अपॉन में MS ये वाली साइड का रेशियो QN अपॉन में NR, QN अपॉन में NR इस वाली साइड के रेशियो के बराबर है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस ट्रेपेजियम को, ऐसे ट्रेपेजियम का या क्वाड्रिलेटर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको ट्राइंगल बनाना होता है। ट्राइंगल कैसे बनता है? ट्राइंगल बनता है डायगोनल से। इसके बीच में एक डायगोनल डाल देंगे हम। ठीक ना, ये हमारे लिए क्या हो गई? ट्राइंगल की मतलब इस ट्रेपेजियम की डायगोनल हो गई और इससे हमने 2 ट्राइंगल बना दिए। एक ट्राइंगल हो गया PSR और एक हो गया PQR। ठीक है, अब ट्राइंगल की हेल्प से हम बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल PSR। इन ट्राइंगल PSR जिसके अंदर MN जो है, इसको नाम दे देते हैं सॉरी O, MO जो है पैरेलल है किसके? SR के। क्योंकि देखो MN जो है पैरेलल था SR के, तो उसका जो हाफ होगा या कोई भी पार्ट होगा वो भी क्या होगा? SR के पैरेलल ही होगा। सिंपल सी बात है। तो लिख सकते हैं MO इज पैरेलल टू SR, देन PM अपॉन में MS इक्वल हो जाएगा किसके? PO और OR के। PO अपॉन में OR के किससे? बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन इस वाले ट्राइंगल के लेंगे हम। इन ट्राइंगल कौन सा है आपका? ये PQR। तो इसमें भी क्या है कि ON जो है पैरेलल है किसके? PQ के। ON इज पैरेलल टू PQ, देन POR का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा किसके? QN और NR के रेशियो के बराबर हो जाएगा। QN अपॉन में NR के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। बात समझ रही? किससे? बाय बीपीटी से। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि PO अपॉन OR इस वाली इक्वेशन के भी पैरेलल है, मतलब इस वाले रेशियो के भी पैरेलल है, और PO अपॉन में OR इस वाले रेशियो के भी इक्वल है।
तो जब ये टर्म दोनों रेशियो के इक्वल है तो जो आपस में ये दोनों रेशियो हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब कोई रेशियो 5 के बराबर है और दूसरा रेशियो भी 5 के बराबर है, दोनों आपस में 5 ही तो होंगे, तो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या होगा कि PM अपॉन में MS इक्वल हो जाएगा किसके, QN अपॉन में NR के। ठीक है, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बात समझ आ रही है? यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि PM अपॉन MS इक्वल टू QN अपॉन में NR हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक तो इसी तरीके से आ जाता है और एक नॉर्मल इस तरीके से भी आता है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करो। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि √5 इरेशनल आपको गिवन दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो जो इरेशनल नंबर होगा उसको इरेशनल प्रूफ दे रखा होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं होता। देखो अब आपको इतना ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई भी फ्रैक्शन जैसे कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ रहा है 7p - q अपॉन में q, ऐसा कोई फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, और ये फ्रैक्शन किसके बराबर है, √5 के बराबर है। और √5 किसके बराबर दे रखा है, इरेशनल नंबर के बराबर। अगर ये वैल्यू इरेशनल नंबर है, जो उसके इक्वल में होगा वो भी तो इरेशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अगर कोई इरेशनल है तो उसके इक्वल में जो भी टर्म्स होगी वो भी इरेशनल हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि हम वहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स अगर ये टर्म्स इरेशनल है तो ये भी टर्म्स क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रूफ दैट करना है कि दिस इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट, जबकि आपको दे रखा है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर और √5 को इरेशनल नंबर बता रखा है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहला कंसेप्ट तो यही होगा कि 7 माइनस लेट करेंगे, लेट या एज्यूम, वी एज्यूम दैट 7 - 3√5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम इसको रैशनल मान के चलेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है किससे, जो डिवाइड की फॉर्म में होता है, यानी कि P/Q की फॉर्म में होता है। तो यानी कि 7 - 3√5 जो है P/Q की फॉर्म में होगा, एज्यूम कर लिया। अब क्या है कि इसमें √5 को अलग कर दो, तो √5 वाली टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो 7 - P/Q इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3√5। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7q माइनस का P/Q इक्वल टू में 3√5। अब देखो थ्री नीचे आ जाएगा तो 7q - P/3P 3q इक्वल टू में √5। अब देखो कंडीशन यहाँ आ गई कि नहीं आ गई कि √5 जो है इस टर्म के बराबर आ रहा है। अच्छा देखो हमने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है। अब देखो रैशनल नंबर को कहीं तक भी सॉल्व करके जाओ वो कभी भी इरेशनल बन नहीं सकता। तो बट ये यहाँ पर क्या हुआ है कि रैशनल को हमने सॉल्व करते करते इरेशनल प्रूफ कर दिया कि वो इरेशनल नंबर के बराबर है। तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग से ही क्या है, इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि अगर वो रैशनल होता तो एंड तक भी वो मतलब P/Q की फॉर्म को नहीं छोड़ता। बट यहाँ पर क्या है कि वो P/Q की जो फॉर्म है वो किसके बराबर आ गई, √5 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब √5 तो इरेशनल था, तो ये वाली टर्म्स भी स्टार्टिंग से ही क्या होगी, इरेशनल होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर √5 इज एन इरेशनल एंड LHS इक्वल टू RHS, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। देन 7q - P/3q is also an irrational, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। हैंस क्या
7 माइनस जो क्वेश्चन में बोला है वो लिख देना, 7 माइनस √3√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। बात समझ आ रही है? तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फटाफट से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 का ए कह रहा है कि अ कॉर्ड इज सबटेंडेड एन एंगल 90 डिग्री। कॉर्ड जानते हो ना आप, कॉर्ड क्या होती है, एक सर्कल को दो भागों में बांटने वाली लाइन। ठीक है, एक सर्कल है उसमें ये बना दी हमने एक लाइन, तो इसको कहते हैं हम कॉर्ड। कॉर्ड जो है एक एंगल बना दिए कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर पर एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब कह रहा है कि ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर दे दिया, नाम दे देते हैं ओ, ए और बी। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब होता है छोटा, सेगमेंट मतलब हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा, छोटा वाला हिस्सा, इस वाले एरिया को हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस वाले एरिया को हमें फाइंड करना है। बात समझ आ रही है? अब इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो पूरा एरिया होता है ना, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, ये पूरा एरिया, इस एरिया को कहते हैं सेक्टर। इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ बना रखी है, क्या, ये चीज़ जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल। तो देखो पूरा एरिया जो दे रखा था ये सेक्टर का एरिया, सेक्टर के एरिया में से अगर इतना ट्राइंगल का ऊपर वाला एरिया हटा दिया जाए, ऊपर वाला एरिया ये वाला हटा दिया जाए, तो आपके पास क्या बचेगा, नीचे वाला एरिया। यानी कि पूरे सेक्टर के एरिया में से ऊपर वाले एरिया हटा दिया जाए तो नीचे वाला एरिया आपका बचेगा। तो नीचे वाले एरिया को ही तो निकालना है हमें। तो करना क्या है, पूरा सेक्टर का एरिया निकालो पहले, फिर उसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो भी चीज़ गिवन है वो भी लिख सकते हो आप, पेपर में सारा कुछ लिखना पड़ता है। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है हमें। तो फॉर्मूला क्या बता दिया मैंने आपको, समझ में आ गया होगा। पूरे सेक्टर का एरिया निकालो, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से माइनस कर दो ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360, फॉर्मूला याद होगा आपको, πr², माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल बन रहा है तो राइट एंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि थीटा तो आपके पास आ गया 90 डिग्री का, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है जब कुछ ना दे रखी हो तो, और रेडियस आपके पास है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा, देखो क्वेश्चन के अनुसार ना ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली जो हाइट होती है वो तो होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है, मतलब लाइन जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ठीक है ना, अब हाइपोटेनियस होती है तो बाकी बची हुई क्या होगी, एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी, तो कोई भी ले सकते हो, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी आपकी 14 हो जाएगी और बेस भी आपकी 14 हो जाएगी, दोनों में से कुछ भी मान लो। ठीक है ना, अब देखो 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन है, तो 14 इंटू 14 कॉमन ले लिया हमने।
क्या बचा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, फिर ये 4 2 से 2 बार में और 2 से 11 बार में, तो ये हो गया 11 अपॉन में, ये दोनों बचेंगे 14, ठीक है, 14 बच गया, और फिर माइनस, फिर इसमें से ये दोनों कॉमन हो गए तो 1/2 बच गया, ठीक है। अब इसको फिर से एलसीएम ले लेते हैं, 14 × 14 तो 196 हो जाएगा, वैसे एलसीएम लेके कट जाएगा ये, तो 14 एलसीएम आ गया, तो ये अब 14 एलसीएम में 14 के टेबल में 14 तो एक ही बार में आता है, तो ऊपर तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 11 ही रहेगा, और 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स में आता है, तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो 14 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया आपके पास, 11 में से 7 गया तो 4, तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था और इजी तरीके से हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट से इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं शेडेड रीजन वाले। पहले तो ये देखो कि टोटल एरिया क्या है ना, और उसमें से जो एरिया शेड नहीं है उसे माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बिना क्वेश्चन को पढ़े देखें ना, तब भी हमें समझ में आ जाएगा। कैसे कि टोटल एरिया तो ये है हमारा, जो हमारा क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में से ये और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर में से 4 सेक्टर माइनस कर दिए जाएं तो वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ोगे ना, तब भी आपको समझ में आ रहा है करना क्या है। तो देखो सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ शेड रीजन का। एरिया ऑफ शेडेड रीजन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, हमें साइड चाहिए पहले तो, ठीक है। फिर -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4, यानी कि 90 अपॉन में 360 होती है, तो 1/4 हो जाएगा, πr², और रेडियस चाहिए हमें। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7, तो ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, मतलब सारे 7 7 हैं। तो देखो साइड कितनी होगी इस स्क्वायर की, 14 हो जाएगी। तो रेडियस तो दे रखी है हमें कितनी, रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर, तो साइड क्या हो जाएगी 7 + 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। बस समझ रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, ठीक। अब ये हो जाएगा 196 माइनस 7 से 7 कैंसिल हो गया, और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 154, 196 में से 154 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करा है इसमें। एरिया ऑफ स्क्वायर लिया, उसमें से 4 सेक्टर क्या कर दिए, माइनस कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। नोट करिए फटाफट से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर PAQ एंड PBR आर टेंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O। PAQ
ये पूरी लाइन एक टेंजेंट है, PBR ये एक टेंजेंट है। तो बोल रहा है कि एट द पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, A और B पर क्या कर रहे हैं वो, सर्कल को टच कर रहे हैं, है ना, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर O एट द पॉइंट A एंड B, ठीक है। एंड इफ़ T इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट QAT इज़ 45, तो T एक पॉइंट है और QAT क्या दे रखा है हमें, T पॉइंट हो गया, QAT हमें 45 और TBR आपको दे रखा है 65। फाइंड करना है ATB, तो ATB ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। बस समझ आ रही है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ना यहाँ से एक वो डालनी पड़ेगी रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी और ये रेडियस हो जाएगी, 2 रेडियस बनाने हैं आपको, ठीक है। और एक और बना देना इसकी, ये तो 3 रेडियस हो गई आपके पास और 2 ट्राइंगल हो गए। कौन सा, पहला ये वाला, फिर दूसरा ये वाला, कौन सा है, TOB, फिर यहाँ पर TOA, 2 ट्राइंगल हो गए। अब दोनों ट्राइंगल से हम ATB मतलब इस वाले एंगल को, थीटा को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखो, पहले तो ये समझना है कि आपको कि जहाँ पर भी टेंजेंट और रेडियस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री का बन रहा होगा, तो ये 65 का है, तो बाकी बचा हुआ 90 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 25। ऐसे यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा, एक 45 का है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 45 का, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इस ट्राइंगल को देखना है, TOB को, TOB में 2 साइड बराबर हैं, OB और OT, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और जब बराबर साइड होती है तो उनके आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है 25, तो जब 25 जो है किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा। तो T वाले एंगल का ये वाला पोर्शन तो 25 डिग्री आ गया। ऐसे यहाँ पर भी OA और OT रेडियस हैं, इस OT के सामने ये 45 डिग्री का है, तो इसके सामने भी ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास एंगल T पूरा पूरा आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसी कंसेप्ट को अब लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कि OBR, एंगल OBR इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। लिखेंगे एंगल OBR इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, किस कारण से, कि अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री बनाती है। इफ अ रेडियस intersect the tangent radius is perpendicular to the tangent। रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर। अगर ये 90 डिग्री है तो देखो इसके अंदर 2 एंगल आ रहे हैं, पहला TBR प्लस OBT, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। TBR तो हमारे पास कितना है, 65, OBT कितना हो जाएगा, माइनस करके, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो OBT आ जाएगा हमारे पास 25 डिग्री का। ये आ गया पहला। इसी प्रकार से दूसरे वाली साइड को देखेंगे, इसमें भी ऐसे रखेंगे कि एंगल OAQ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसी कंसेप्ट से तो OAQ में 2 एंगल आ रहे हैं, OAT प्लस TAQ 90 डिग्री, जिसमें TAQ आपको 45 का दे रखा है और OAT आपको फाइंड करना है।
ठीक है ना, ओ ए टी आपको फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 45। तो एंगल ओ ए टी भी कितना आ गया 45 डिग्री का। ये आ गया सेकंड कंसेप्ट। अब हमें जो एंगल निकालना था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एंगल चाहिए था ए टी बी, ए टी बी, ठीक है ना। अब ऐसे रहने देता हूँ, कोई नहीं। ए टी बी क्या आ जाएगा, अब देखो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले हमें ये भी निकालने थे, ठीक है ना। अब लेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, टी ओ बी, इन ट्राइंगल टी ओ बी, जिसके अंदर हम लिखेंगे ओ बी इक्वल होगा किसके, ओ टी के। क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसके सामने सामने के एंगल, यानी कि एंगल, इसके सामने का एंगल क्या है ये, और इसके सामने का एंगल क्या है ये। तो लिखेंगे एंगल ओ टी बी इक्वल हो जाएगा ओ बी टी के। क्यों हो जाएगा, लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ओ टी बी इक्वल टू ओ बी टी कितना हो जाएगा, ओ बी टी हमारे पास आ गया है 25, तो ये हो गया थर्ड, ठीक है। इसको भी हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर वाले एंगल को लेंगे इन ट्राइंगल टी ओ ए, इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे ओ ए इक्वल है ओ टी के। क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल की वजह से, रेडिया ऑफ सर्कल की वजह से ये दोनों इक्वल हैं। तो इसके सामने एंगल है, एंगल इसके सामने आमने सामने के एंगल बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ओ ए टी लेंगे, इक्वल हो जाएगा ओ टी ए के, ठीक है। वही कंसेप्ट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल ओ ए टी हमारे पास, सॉरी यहाँ पर दे रखा है 45, ठीक है, ये 45 है। तो ये हमारे पास ओ टी ए आ गया 45 डिग्री का। बात समझ आ रही है। तो पहले क्या कर लिया हमने कि ये प्रूफ करा कि ये 25 का है और ये 45 का है, ठीक है, 90-90 के कंसेप्ट से। फिर हमने ये प्रूफ करा कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये और ये भी 25 और 45 का हो गया, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल, एंगल का नाम था ए टी बी, इक्वल हो जाएगा किसके, ए टी ओ के प्लस बी टी ओ के, ठीक। तो ए टी ओ कितना है हमारे पास, देखो ए टी ओ हमारे पास 45 है और बी टी ओ कितना है हमारे पास 25। तो टोटल आ गया हमारे पास 70 डिग्री का ये एंगल हमारा बनेगा। बस समझ आ रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट ज़्यादा टफ नहीं था, तो नोट करिए फटाफट से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
25 का ए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2 नंबर लाइक, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos a प्लस बी इक्वल टू हाफ है। तो देखो cos की वैल्यू हाफ कब होती है, cos की वैल्यू हाफ होती है आपकी 60 डिग्री पर, तो इसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाए cos से cos हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan की वैल्यू 1/√3 होती है आपकी 30 डिग्री पर। ठीक है, tan 30 डिग्री। अब tan से tan हट जाएगा तो बचेगा क्या, a माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट। बहुत ही सिंपल सा हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री। तो ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, चेंज तो है ही पहले से ही, कैंसिल हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू में 90, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू में 60 था, तो a की वैल्यू 45 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 15। ठीक है, 60 में से 45 माइनस हो जाएंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15। बट क्वेश्चन में क्या चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस 3b। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें sec 2a और माइनस का 3b ये वैल्यू चाहिए थी। अब a हमारे पास है 2 × 45 और b भी हमारे पास है 15। तो sec ये हो गया 90 माइनस का 45, तो 90 माइनस 45 होता है, और sec 45 आपका √2 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व होगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, जल्दी से नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके अगली वीडियो में हम आपको सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे कि tan स्क्वायर 60 है तो इसको लिख सकते हैं हम tan 60 का स्क्वायर। ऐसे ही x इसको sin 45 का स्क्वायर प्लस 3/4 sec 30 का स्क्वायर। मतलब जो स्क्वायर जो होता है ना साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक, वो हम टोटल के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है ना, इक्वल टू में ऐसे ही इसको भी 2 cosec स्क्वायर, तो cosec 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं। tan 60 क्या होता है √3, sin 45 क्या होता है 1/√2 प्लस 3/4, और sec 30 क्या होता है आपका, sec 30 होता है cos का उल्टा यानी कि 2/√3 का स्क्वायर इक्वल टू, और cosec 30 होता है आपके पास 2 साइन का उल्टा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस x इंटू 1/2। ठीक है, प्लस 3/4 इंटू ये हो जाएगा 4/3 और इक्वल टू में 2 इंटू में 4। अब सॉल्व कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 9 माइनस x/2 प्लस का 1 इक्वल टू में 8। ठीक है, ये तो दोनों हो जाएंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा और 10 उधर चला जाएगा, या 9 और 1 10 हो जाएगा
और 8 को इधर ले आओ तो माइनस का 8 और माइनस का x/2 उधर चला जाएगा तो प्लस का x/2। बात समझ आ रही है? तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू में x/2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम सेक्शन सी करवाएंगे। सबसे पहले आप सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियो पूरी देखें और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। तो और अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ सेक्शन सी के साथ।